हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतर चल रही होगी। बाबू आज की ये वीडियो जो आप देख रहे हो क्लास 12 ये सामान्य हिंदी बाबू देख रहे हो ना, ये आपका जो पेपर 2025 का होने वाला है सेम इसी पेपर के जैसा आएगा। ये 2025 का पेपर देख रहे हो सेम, ये जो मॉडल पेपर आप देख रहे हो ना इसी फॉर्मेट में, सेम इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन सीट होके आने वाला है। अगर आप 2025 का पेपर देने चाह रहे हो तो ये जो पेपर आप देख रहे हो बाबू, इस पेपर को एक बार पूरा अच्छे से देख लो कैसे पेपर को सेट किया गया है। एक एक क्वेश्चन आप पहले तो गद्य से पद से बहुविकल्पी जो आएगा 10 कैसा क्वेश्चन सेट हुआ है पेपर में, मॉडल इसी हिसाब से आएगा। गद्यांश किस टाइप से आपको पहचानना है कि किस चैप्टर से, ये सारे जो क्वेश्चन है एकदम ऐसा ही आएगा बाबू। एकदम बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, धुआं करना है। ये जो मॉडल पेपर देख रहे हो ना, प्यारा सा क्वेश्चन पेपर है, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना और इसका पीडीएफ भी बाबू मैं आपको देने वाला हूं, चिंता नहीं करना है। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और प्यारा सा लाइक बनता है। चलिए आपको बताते हैं कैसा आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा और किस टाइप से आएगा, कैसे सॉल्व करना है, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। प्यारा सा यहां पे पेपर जो फॉर्मेट रहेगा इस टाइप से, यहां पे देख रहे हो बाबू हो 1 सेकेंड, प्यारा यहां पे सेलेक्ट कर लूं पेन, यहां पे नाम लिख देना होगा इसी फॉर्मेट में, रोल नंबर, ठीक, पृष्ठ यानी कितने पेज में आपका ये पेपर आएगा वो चीजें मेंशन होता है। यहाँ पे पेपर का सन रहेगा किस सन में है, सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए पेपर है। एक साहित्य हिंदी भी होता है लेकिन ये सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए यहाँ पे पेपर का कोड रहेगा बाबू 348 केडी कोड का है, ठीक, इसी फॉर्मेट में। अब यहाँ से पेपर जो है यहाँ से अपना रूप धारण करता है और इसी तरीके से आपको समझना है जैसे मैं बता रहा हूँ। समय 3 घंटे 15 मिनट, सभी बच्चे को जानकारी है ना। ये जो पेपर होगा 100 नंबर का होगा, लिखित पेपर 100 नंबर का आपको लिख के लाना है। पासिंग नंबर कितना है ये भी चीजें हम इसमें बताएंगे कि हिंदी में कितना नंबर लाएंगे भाई तो पास हो जाएंगे, फेल होने की गारंटी नहीं है। तो ये पेपर एक बार सॉल्व करना है। चलिए अभी लेकर चलते हैं। सबसे पहले निर्देश दिया है, इसको अच्छे से एक बार पढ़ना प्यारे बच्चों। निर्देश क्यों दिया जाता है, अगर पेपर को सॉल्व करने से पहले निर्देश पढ़ लेंगे जानकारी मिल जाएगा कौन सा क्वेश्चन करना है, कैसे करना है, कितने नंबर का है, पूरी जानकारी निर्देश से ले लीजिए। प्रारंभ के 15 मिनट बच्चों प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है, ठीक, कोई बात नहीं सर। यहाँ पे सेकंड नंबर, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड रहे, कितने खंड, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को उत्तर देना आवश्यक है। बाय द वे कोई क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है यानी कि लिखना है। चलिए यहां से क्वेश्चन जो है आपका स्टार्ट होगा, ऐसा ही पेपर आएगा। पहले नंबर आपका जो हिंदी का स्टार्ट होगा खंड क से, और खंड क से 50 नंबर का बाबू क्वेश्चन बनता है पेपर में, ये हिंदी से। और व्याकरण भी इसी में है, खंड ख से स्टार्ट होगा। तो सारे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पहला का क लिखा है कि डिप्टी कलेक्टरी के लेखक, इसी तरीके से पेपर आएगा। ये गद्य साहित्य से 5 क्वेश्चन पूछेगा और फिर दूसरा जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा बाबू वो पद साहित्य से। तो यहाँ पे डिप्टी कलेक्टरी के लेखक पूछा है, यहाँ पे 4 विकल्प रहेगा इसी तरीके से, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, अमरकांत, यहाँ पे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा सही है प्यारे बच्चों, कमेंट भी आपको करते जाना है ताकि पता चले कितना प्रिपरेशन है, कितना अभी बाकी है। डिप्टी कलेक्टरी के लेखक जो है कौन है प्यारे बच्चों, अमरकांत जी। सबको क्लियर होना चाहिए एक एक चीज अभी से ही, अगर नहीं क्लियर है तो मेहनत करना अभी जरूरी है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन ख नंबर पहला का कि संस्मरण विधा की रचना है। संस्मरण विधा की रचना है पूछा है ना, पहला लिखा दीप जले शंख बजे, पहला विकल्प आप प्यारे बच्चों देख रहे हो ये संस्मरण विधा की रचना हो जाएगा क्योंकि दीप जले शंख बजे एक संस्मरण विधा की रचना है, ये पहला विकल्प सत्य हो गया। ऐसे ही ग नंबर आलोचनात्मक कृति यानी कालिदास की लालित योजना के लेखक कौन है, इस तरीके से पूछा है ना। एक सेकेंड आप तो जरा हट जाओ भाई, आप जरा हट जाओ। आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित योजना किसकी है, थोड़ा सा आप कमेंट करिएगा और बताइए किसकी है, कमेंट में छाप दीजिए। चलिए हाँ ध्यान दीजिएगा, हरिशंकर परसाई लिखा है, यहाँ पे मोहन राकेश लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे जो देख रहे हो प्यारे बच्चों तीसरा विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी ये सही हो जाएगा क्योंकि इन्हीं की कालिदास की ललित योजना के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन होने वाला है घ नंबर, पहला का क्या है प्यारे बच्चों, घ नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, वारिस
क्या है प्यारे बच्चों, वारिस कहानी संग्रह है। किस संग्रह से जुड़ा हुआ, इसके राइटर कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, या मोहन राकेश जी हैं, या अगैत जी। याद रखिएगा, वारिस जो कहानी है ये संग्रह है मोहन राकेश जी का। तीसरा जो विकल्प आप देख रहे हैं ना, ये तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। ऐसे ही पेपर में आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सही तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंक नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। पेपर में पूछेगा ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना है, तो विकल्प पे आ जाना है। कल्प वृक्ष, पहला जो विकल्प देख रहे हैं ना बाबू, ये तो पहला ही सही हो गया। यहाँ पे धरती के फूल, ये भी गलत है क्योंकि उनका नहीं है भाई। यहाँ पे तब की बात और थी, ये भी रंग है, मेरे विचार ये भी गलत है। यानी कि फर्स्ट विकल्प सही है। ऐसे ही पेपर में सही सही करके आना है। 5 गद्य साहित्य से कंप्लीट हुआ ना, अब ऐसे ही 5 यहाँ से पद साहित्य से दूसरा क्वेश्चन करना होगा। कमायनी में सर्गों की संख्या कितनी होती है? सभी बच्चे पहले से जानते हैं कि जो कमायनी होती है उसमें स्वर्गों की संख्या 15 होती है। ऑलरेडी सभी बच्चे इससे मतलब कि एकदम अवगत हैं, 15 होती है, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। कर लेंगे ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सिंपल सा क्वेश्चन डालेगा और कहाँ पे हार डालेगा वो भी चीजें हम इस वीडियो में ही देखेंगे। ख नंबर लिखा है, वैदेही वनवास की रचयिता कौन है? वैदेही वनवास जो है इसके रचयिता कौन है भाई? मैथिली शरण गुप्त जी, गलत बिल्कुल। महादेव वर्मा, ये भी गलत। यहाँ पे अगेज जी, ये भी नहीं है। यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी, यानी कि चौथा जो विकल्प देख रहे हो प्यारे बच्चों, ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा। यहाँ पे ग नंबर अगला क्वेश्चन है, दूसरा का ग, कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, जो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष में हुआ था? 1959 में। आप सभी को मुंह जबानी याद होना चाहिए। यहाँ पे 1951 ये नहीं होगा, यहाँ पे 1959, यानी कि दूसरा विकल्प जो दिया है प्यारे बच्चों बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? पहला का घ नंबर, दूसरा का घ नंबर, सुमित्रानंदन पंत को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था, किस चीज पे मिला था? किस चीज पे? चिदम्बरा पे, याद होना चाहिए। लोकायतन पे बिल्कुल गलत, चिदम्बरा। यहाँ पे दूसरा जो विकल्प है ना ये सही हो जाएगा। ऐसे ही सारे प्रश्नों को अच्छे समझ के तैयार करना है। अगला क्वेश्चन अंक नंबर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, कौन सी रचना है? परशुराम की प्रतीक्षा है, यहाँ पे ऐसा कोई घर आपने देखा है, ये दोनों बिल्कुल गलत है क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर की वो रचना नहीं है। रचना जो है पृथ्वी पुत्र, यहाँ पे तीसरा नंबर पे दिया है, ये है उनकी रचना। तो इस तरीके से गद्य सी और पद सी 10 नंबर का बहुविकल्पी आराम से कर लेंगे। इस मॉडल पेपर के जैसा सेम हुब टू हुब आपका भी पेपर आएगा, ओरिजिनल एकदम फॉर्मेट सेम रहेगा भाई, ठीक। अब हम लेके चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन, जो कि एकदम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पेपर की बात करूं ना, पेपर में सबसे अधिक नंबर का आता है तो गद्यांश और पद्यांश, इसके बाद ही आपका निबंध आता है, क्योंकि ये गद्यांश और पद्यांश 10 नंबर का रहता है, जबकि निबंध जो आता है वो 9 नंबर का रहता है। इसलिए ध्यान से पढ़ना है और ट्रिक भी बताऊंगा कैसे सोल्व करना है पेपर में, अगर याद भी नहीं है तो भी। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या लिखा है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे क्या लिखा है समझिए, कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 5 × 2 का मतलब हुआ 5 प्रश्न पूछेगा इस गद्यांश से, 2-2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे और 10 नंबर, बोला ना, आराम समझिए। यहाँ पे दिया है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, ठीक है ना। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, और जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। आप इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ा। इस गद्यांश को कैसे पहचानेंगे कि किस पार्ट से दिया गया? पहले तो ट्रिक समझिए, पहले पूरा सब गद्यांश एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उस पार्ट का नाम का एक कीवर्ड मिलेगा, यानी कि एक नाम का अंश मिलेगा चैप्टर का। यहाँ पे देखिए राष्ट्र लिखा है कि नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा है कि नहीं राष्ट्र, आपको पहचान आ जाना चाहिए अब कि हमारे किस पार्ट से गद्यांश दिया है। तो राष्ट्र के स्वरूप आप सभी प्यारे बच्चों पढ़े होंगे ना, कि राष्ट्र का या के राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का क्या है प्यारे बच्चों? स्वरूप। जो आपका चैप्टर है राष्ट्र के स्वरूप, वासुदेव अग्रवाल जी ने इसको लिखा है। तो इसी
चैप्टर से इस गद्यांश को दिया है। इस चैप्टर में जो गद्यांश है काफी इंपॉर्टेंट है। पहले इसमें देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है, ध्यान समझिए। थोड़ा सा इसमें आगे और भी है, लिखा है ना प्यारे बच्चों यहाँ पे कि माता भूमियः पुत्रों पृथ्वाय, यानी कि जो माता है हमारी भूमि है और हम उनके पुत्र हैं। देखिए भूमि माता है और उसका पुत्र हूं, मतलब मैं, हम सब। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है और इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। इस पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि कहाँ से ये आया है और इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है। यहाँ पे पहला है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। बिल्कुल आराम समझिए मेरी बात को, कैसे लिखना है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे हेडिंग लिख लेना है कैसे, संदर्भ का। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, संदर्भ लिखेंगे ऐसे, और तब से क्या करेंगे भाई, यहाँ पे मेरी बात को समझिए। क्या लिखेंगे, लिखेंगे ना कि इस मतलब कि प्रस्तुत गद्यांश, क्या लिखेंगे भाई, प्रस्तुत, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी, हम लिखेंगे नहीं, बस आपको ऐसे पढ़ के समझा देते हैं कि याद हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य भाग में मतलब गद्य भाग में मतलब दिया गया है गद्यांश में, जो कि 21 पार्ट से है। तो राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से, जिसके राइटर वासुदेव अग्रवाल के द्वारा उद्धृत है, बस लिख देंगे। या इसी क्वेश्चन को पेपर में घुमा के भी पूछ सकता है प्यारे बच्चों। गद्यांश की जगह पे क्या पूछ सकता है, पूछेगा ना कि पाठ के लेखक का नाम बताइए। पाठ के लेखक कौन है भाई, पाठ के लेखक का नाम बता दीजिए, या फिर पाठ के लेखक और इसके राइटर कौन है, पाठ का नाम बताइए। पाठ के लेखक और पाठ का नाम, इस तरीके से पूछेगा तो बस 2 लाइन में आंसर कर देंगे, या बिल्कुल संदर्भ लिख दीजिएगा। दोनों में से कोई एक तरीका अपनाइए, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। लेखक के ने राष्ट्र का दूसरा अंग किसे कहा है, राष्ट्र का दूसरा अंग जो है, यहाँ पे आप गद्यांश जब शुरू में ही पढ़े थे ना, तो यहाँ पे भी एकदम बढ़िया से लिख दिया है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है कि नहीं। जो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य ही हैं, वही राष्ट्र का दूसरा अंग है। तो इसी गद्यांश में से सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है, कर लेंगे। चलिए आगे समझा देते हैं, आप फॉर्मेट समझिए पहले। तीसरा है राष्ट्र का स्वरूप कैसे संपादित होता है। इसी गद्यांश में इस प्रश्न का आंसर भी दिया है, आराम से करना होगा खोज के। लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है, राष्ट्रीयता, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मैं नीचे करके आपको चीजें दिखाऊंगा जो कि क्वेश्चन में पूछा है। इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। देख रहे हैं ना, सारे प्रश्नों का आंसर तो इस गद्यांश में भरा है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब सारे प्रश्नों का आंसर इसी में से देना है। अब यहाँ पे पूछा है 5 नंबर, क्या बोला इसमें कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं चीजें समझा दूं। यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे क्या लिखा है ना, यहाँ से कि जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, यानी लोगों के कारण ही जो माता पृथ्वी है यहाँ की संज्ञा वो प्राप्त करती है। और पृथ्वी माता है और हम जब जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं, क्योंकि इन्हीं की गोद में पलते फूलते हैं, तो इसलिए इनके क्या है, पुत्र हैं। तो ये सारे चीजों को व्याख्या करना है, वो भी हिंदी में, जो अंडरलाइन किया हुआ कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं है। जितने लाइन का अंडरलाइन किया हो ना उसका भाव बताना है। अगर आप सपोज कीजिए कि वो गद्यांश आपको बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, तो फिर क्या करेंगे, तो बोर्ड एग्जाम आपको ऑप्शन देता है कि भाई वो नहीं कर पाएंगे, तो एक अथवा में एक और गद्यांश देते हैं, आप इससे कर लीजिए, अच्छा है तो उससे कर लीजिए, लेकिन किसी एक को विशेष करके करना है। देखिए भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैराग्नियों की, यहाँ पे लिखिए, पलटन खड़ी कर दी, यानी की थी। असल में मार मदन की भी नामांतर है, कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर न जाने कब और यक्षों के व्रजपाणी नामक देवता इस यानी वैराग्यप्रम धर्म में घुसे और यानी कि बोधिसत्वों के यानी शिशोमणि बन गए। फिर व्रजयान का अपूर्ण धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। देखिए प्यारे बच्चों, इस पूरे गद्यांश को जब पढ़ेंगे ना तो आपको एक कीवर्ड मिलेगा, क्या मतलब कि किस पार्ट से दिया है। यहाँ पे देखिए अशोक लिखा है, इससे क्या पता चलता है कि जो आपकी अशोक के फूल वाला चैप्टर है, अशोक के फूल, प्यारे बच्चों अशोक के जो फूल वाला चैप्टर है बाबू,
अशोक के फूल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अशोक के जो फूल वाला चैप्टर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस चैप्टर को लिखे हैं, उसी चैप्टर से ये गद्यांश दिया हुआ है। आराम से पहचानने की कोशिश कीजिएगा ट्रिक से, कहीं ना कहीं इस चैप्टर के नाम का कीवर्ड मिलेगा जिससे आपको पहचान आएगा कि हाँ इस पार्ट से ये गद्यांश दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। कौन यानी कि बोधिसत्व का यहाँ पे शिरोमणि बन गया, इस गद्यांश में ही इसका आंसर दिया है। बिल्कुल पूरी तरह से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, एक एक चीज हम बताएंगे। सेकंड नंबर, मार शब्द किसका प्रवासी है, इस सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। और बोधिसत्व और अभिसार शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, पाठ और शीर्षक लेखक का नाम, चीजें वो मैंने बताया अभी बिल्कुल ऊपर। यहाँ पे शीर्षक का नाम पूछा है, लेखक का नाम पूछा है, आप चाहे तो यहाँ पे संदर्भ भी पूछ सकता है। तो घुमा के क्वेश्चन पूछे तो डरना नहीं है, सेम जवाब देना है। ठीक, चलते हैं आगे। क्वेश्चन किया यहां से 4 नंबर स्टार्ट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है इसमें, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 गोड़े 2, ये भी 5 क्वेश्चन पूछेगा, 2-2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन, 10 नंबर का पद्यांश भी आएगा। कैसे पहचानेंगे क्या है पद्यांश। नील परिधान बीच सुकुमार, पहले इसको पढ़िए प्यारे बच्चों। खुल रहा मृदुल यानी अधखिला अंग, यहां पे लिखा खिला हो जेओ बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, यहाँ पे ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरे हो घनश्याम। आगे थोड़ा सा कर लेते हैं, 1 सेकेंड, थोड़ा सा ये जो है पेन जो है अभी लाने की कोशिश। यहाँ पे देखिए है ना, यहाँ तक तो हो गया ना। क्या लिखा था इसमें कि बीच जब घिरे हो घनश्याम, अरूढ़ रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। आप इस पूरे पद्यांश को पढ़े हैं ना, तो क्या पता चलता है कि ये किस पाठ से यानी कि किस कविता से किस पद से मिला है, किस पद से दिया गया है। तो श्रद्धा मनु, जो श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी कविता लिखे हैं, पद्यांश लिखे हैं, उसी से दिया गया है। ट्रिक से समझने की कोशिश कीजिए, पद्यांश में उसका भाव प्रकट हो रहा है तो इससे वहां से पहचान होगी, या बार बार पढ़े होंगे तो भी पहचान लेंगे। तो मतलब जितने बार अध्ययन करोगे उतनी बार आपका अभ्यास बेहतर होता जाएगा। इसमें भी क्वेश्चन पूछेगा इस पद्यांश में किसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है, किसकी सुंदरता के बारे में बताया गया है। और इसमें अगला है परिधान और छविधान शब्द का अर्थ बताइए क्या होगा, इसी तरीके से पूछेगा। व्योम और रूढ़ शब्द किस किस शब्द के प्रवाची हैं, ये भी पूछेगा। रेखांकित अंश और यानी अंश का भावार्थ बताइए क्या होगा। इसके बाद कविता का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। आराम से कर लेंगे कि नहीं। 5 गुणे 2 यानी 5 प्रश्न, 2-2 नंबर के, 10 नंबर के आपके पद्यांश में भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बाबू। आगे इसमें और एक आपको विकल्प मिलता है, वो अथवा वाला, इसको कर लीजिएगा अगर उसको मन नहीं है तो। लज्जाशिला पथिक, महिला जो कहीं दृष्टि आए, कर लेंगे ना। इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस में अथवा मिलेगा आपको, आराम से करना होगा। होने देना विकृति वसना न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमिक वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मलनताएं मिटाना। अभी आगे इसमें और दिया है कि कोई क्लांतक कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भुतंगा को। इस पूरे पद्यांश को पढ़ा आपने और इससे पता चल जाएगा किस पाठ से है, इस पाठ के कवि मतलब इस कविता के कवि कौन है। आराम से आप पहचानिएगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिया है प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। 5 क्वेश्चंस है ना, इसमें 5 क्वेश्चंस का आराम से आंसर करिएगा। 10 नंबर का यहाँ से अचीव हो जाएगा आपका नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन थोड़ा सा हम लेकर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बेहतर अच्छे से पढ़ के जाना, 100% आएगा यही। 5 के क में देखिए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक है ना और साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का वर्णन करना है। अधिकतम 80 शब्दों में इसका आंसर देना है, याद रखिएगा। वासुदेव अग्रवाल पे चाहे तो साहित्यिक परिचय लिख लीजिए,
या फिर यहाँ पे ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इस पे भी लिख सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। 3 ऑप्शंस रहेंगे पेपर में आपके। कितने रहेंगे बाबू? 3 ऑप्शंस आपके लेखक के रहेंगे, 3 ऑप्शंस आपकी कवि के भी रहेंगे। उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है जो आपको बेहतर तरीके से याद हो। साहित्यिक परिचय 80 शब्दों में लिख लीजिए, 5 नंबर आपका मिल जाएगा। इसी तरीके से आता है पेपर में। आगे जो दिया है ना, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, ये निम्नलिखित में से किसी एक साहित्यिक परिचय देते हैं, उनके कवि है। कवि में से आपको बताना है, ये जो 80 शब्दों में बोला है, आराम से 80 शब्दों में मैथिली सर्वगुप्त एक कवि है, इसके बारे में लिख लीजिए। या सुमित्रानंदन पंत जी है, इनके बारे में लिख लीजिए भाई। कोई एक ही के बारे में लिखना है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे लिखा है जयशंकर प्रसाद, तो ये तीनों में से किसी एक को ही लिखेंगे, ठीक है ना, कर लीजिएगा। 5 नंबर का आता है पेपर, सेम ऐसे ही फॉर्मेट में अप्लाई रहेगा। अगला है 6 नंबर, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। इसका भी अधिकतम शब्द का सीमा है 80 शब्दों में देना है, ठीक, यानी कि 80 शब्दों में किसी भी कहानी को व्याख्या कर दीजिए, काम हो जाएगा। अथवा में भी दिया है ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाल दीजिए। तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक पंचलाइट पे लिख लीजिए, या नहीं याद है तो बहादुर भी दिया है, उस पे लिख सकते हैं। अगर वो भी याद नहीं है तो यहाँ पे ध्रुव यात्रा दिया। तीनों में से किसी एक पे आपको लिखना है विशेष करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न पर उत्तर दीजिए। 80, इसका भी 80 शब्दों में देना है, 5 नंबर का ये भी आता है। एक बात बताना चाहता हूं, जितने भी प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन 7 नंबर को देख रहे हो, 100 पठित ये जिला वाइज आता है। कहां से आप देख रहे हैं ये पता मुझे नहीं है, आप एक बार कमेंट में बताइए कि सर मैं यहां से इस जिले से हूं, जिला कमेंट कीजिए, क्योंकि हर एक जिले का नाम अलग अलग इस क्वेश्चन में आता है। पता नहीं है कहां से बच्चे देख रहे हैं, अपना जिला कमेंट कीजिए। अपना जिला वाइज ये क्वेश्चन को तैयार करना बाबू, ठीक। अब हम स्टार्ट यहां से ये करने वाले हैं खंड ख, जो कि ये व्याकरण से पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आप ये सॉरी यहाँ पे खंड क नहीं बाबू, ये तो ये यहाँ पे ख है, ठीक। थोड़ा चीजें समझिएगा, कोई बात नहीं, वो मिस्टेक हो जाता है, बट आपको चीजें समझाने की कोशिश करेंगे। 8 का क लिखा है ना, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे देखिए 7 नंबर का पेपर में आएगा, कैसी मिलेगा नंबर 7, चीजें समझिए। यज्ञवल्क्य वाच न वा अरे मैत्रेयी पत्योः कमाय पतियः प्रियो भवति। पूरे पढ़िए पहले, आत्मनस्तु वे कमाय पतियः, यहाँ पे लिखा है प्रियो भवति। न वारे जयायः कमाय जयाय प्रिय भवति, यहाँ पे लिखा आत्मनस्तु वे वै कमाय जया प्रिय है भवत। न व अरे पुत्रस्य पितस्य च कमाय पुत्रोपितं वा प्रियं भवति, यहाँ पे लिखा है आत्मनस्तु वै कमाय पुत्रोवितं वा प्रियं भवति। न अवारे सर्वस्य कमाय सर्वस्य सर्वप्रियं भवति, आत्मनस्तु वै कमाय सर्वप्रियं भवति। आप इस पूरे जो संस्कृत का गद्यांश से इसको पढ़ लिए। आप इसका हिंदी में क्या करना है प्यारे बच्चों, इसका अर्थ लिखना है। क्या लिखना है? संदर्भ पहले लिखिएगा कि इसका संदर्भ क्या होगा। तो संदर्भ जैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, आपका 2 नंबर यहां से मिल जाएगा। और जैसे ही संस्कृत के गद्यांश को आप हिंदी में अनुवाद करेंगे तो फिर 5 नंबर मिलेगा। इसी तरीके से संदर्भ और अनुवाद के साथ 7 नंबर मिल जाएगा। अगर बाय द वे ये नहीं याद है तो अथवा में भी दिया रहता है, कर लेंगे ना। यहाँ पे देखिए, इसको कर लीजिएगा, यहाँ पे दिया है ना, इसको कर लीजिए, इसका संदर्भ लिखिए, इसका अनुवाद कीजिए, 7 नंबर मिलेगा। तो आप इसको कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है बाबू 8 का ख, 8 का ख थोड़ा सा ध्यान देना है। 8 का ख लिखा है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 7 ही नंबर का आता है, ये छोटा सा कार्य है भाई, 7 नंबर मिलेगा। न मे रोचते भद्रम वह उल्कस्य विवेचनम अक्रुदस्य मुखम पश्य कथम कुद्रो भविष्यत्। तो इस 2 लाइन के श्लोक का यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों, इसका संदर्भ लिखेंगे, है ना। संदर्भ जैसे ही लिखेंगे तो 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। और इसका आप क्या लिखेंगे, इसका अनुवाद करेंगे हिंदी में कि इसका भाव क्या होगा, क्योंकि हिंदी में बताना होता है इसका भाव। तो यहाँ पे फिर 5 नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से 7 नंबर की प्रिपरेशन इस तरीके से करेंगे और पेपर में 7 नंबर मिलेगा इस टाइप से। चलेंगे आगे वाला जो क्वेश्चन होगा यहाँ से। हाँ, एक चीज और यहाँ पे अथवा में एक और मिलता है, इसको भी कर ले सकते हैं। श्लोक जो है आराम से कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिएगा जो आपको आए, ठीक।
यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा 9 नंबर। क्या लिखा है इसमें? निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए, है ना। यहाँ पे लिखा है 4 ऑप्शंस दिया रहेगा, किसी एक ही मुहावरा को आपको सेलेक्ट करना है। किसी एक मुहावरे को सिलेक्ट करना है। पहले क्या काम करना है, उसका अर्थ लिखेंगे कि इसका अर्थ क्या होगा, शाब्दिक अर्थ, और उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग कर देंगे उस चीज को। जैसे लिखा है ना कि दाल में काला होना, इसका मतलब आपको अर्थ लिख देंगे, इसी चीज के बाद अब वाक्य प्रयोग कर देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। कर लेंगे ना। या चाहे तो तलवार की धार पे चलना, इसका अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग कर दीजिए। टका सा जवाब देना, अर्थ लिखिए या वाक्य प्रयोग दोनों करना है साथ में। चांदी काटना, अर्थ लिखिए वाक्य प्रयोग कीजिए। लेकिन चारों में से किसी एक ही को करना है। बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि मुहावरों में से किसी एक ही, लिखा है ना। क्वेश्चन इसलिए बोलता हूं कि ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पे एक बोला है या 2 बोला है, तो किसी एक को बोला है इसलिए एक ही करेंगे। कर लीजिएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, क्या बोला इसमें कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे बना है। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे बाबू। इस तरीके से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कौन सा? अपठित गद्यांश। अभी तक की बात करूं तो 2023 में ये क्वेश्चन आया और 2022 में लागू नहीं था, 24 में भी आया, 25 में एकदम सेम आएगा इसी फॉर्मेट में। यहाँ पे एक मतलब कि अपठित गद्यांश दिया रहेगा, इस गद्यांश को पढ़ेंगे स्वयं से। इसमें 3 क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर का रहेगा। आराम से इसी जैसे आप गद्यांश पढ़े थे ना, तो वो तो आपकी किताब से था, लेकिन ये अपठित है भाई, कहीं से भी पूछ सकता है और आपको इसी गद्यांश में से इसका आंसर भी करना होगा। ठीक है, 3 प्रश्न पूछेंगे, आराम से कर लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन भी मैं सिखा दूंगा कैसे होगा, बट यहाँ पे पूरे पेपर को ध्यान समझिए और इसी तरीके से आपका पेपर आएगा 2025 का। 11 पे देखिए, 11 के क में लिखा निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन कीजिए। यहाँ से आपको ध्यान रखिएगा, जिससे प्रश्न पूछेगा सकल और शकल, ये दोनों का सेम उच्चारण है, बट दोनों का जो सेंस है, अर्थ है, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे 4 विकल्प भी दिए रहेंगे, ठीक है ना। चारों विकल्प में से कौन सा सत्य होगा, आपको ये चयन करना होगा। जब तक तैयारी नहीं करेंगे बिल्कुल गलती करेंगे, इसलिए आप तैयारी करिएगा अच्छे से, इसी तरीके से पेपर आएगा। अगला प्रश्न है ना 11 का 2 कि अंश और अंशु, अंश का मतलब भाग होता है और अंशु का मतलब क्या होता है, किरण। तो आप सभी प्यारे बच्चों अच्छे से एक बार पढ़ते रहेंगे ना, तो आप आराम से पेपर में सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अगला है ख नंबर 11 का निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक, विशेष करके मैं चीजें पढ़ा हूं ना कि आप क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए कि कितने करने हैं। एक शब्द के 2 अर्थ पूछा है भाई, यहाँ पे कितने शब्द दिए हैं, पहले तो ये चीज देखिए, 1 2 3 शब्दों में से जो आपको आ जाए। जैसे वर लिखा है ना, तो वर का 2 लिख दीजिए, वर का लिख दीजिए। वर का दूल्हा भी होता है ना, वर का दूल्हा, आप एक और उसका लिख दीजिए, पयोधर का लिख दीजिए। यहाँ पे काल का समय, मृत्यु, इस तरीके से आपको किसी एक ही का चयन कर लेना है और 2 अर्थ लिख देना है, बस आगे बढ़ जाना है। ठीक, चलेंगे आगे। ग नंबर लिखा निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करिए। जैसे फर्स्ट नंबर, जिसका नाश कभी ना होता हो, जिसका कभी नाश ना हो उसको हम क्या बोलेंगे भाई। ठीक, अस्थाई बोलेंगे, अविनाशी बोलेंगे, अनस्वर बोलेंगे, चिरंजीवी बोलेंगे। चारों में से कौन सा सत्य है, आपको ये तैयारी करना होगा। ठीक, इसका पीडीएफ जो है मैं दे दूंगा, आराम से कैसे पाना है ये चीजें आप समझिएगा। जिसने राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया हो, उसको एक शब्द में क्या बोल सकते हैं, देशभक्त बोलेंगे, राष्ट्रपुत्र बोलेंगे, त्यागी बोलेंगे या शहीद बोलेंगे। एकदम बढ़िया से तैयारी करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, ऐसा ही आएगा, टेंशन नहीं लेना है कि हार्ड आएगा कैसा आएगा, सेम समझिए कि ऐसा ही आएगा। घ नंबर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों के शुद्ध करना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है ना कि यहाँ पे अशुद्ध वाक्य दिया है, 4 ठे दिया है ना, 1 2 3 4, इस चारों में से किसी की नहीं 2 को, ध्यान रखना चारों मत कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते रहते हैं, चारों कर देंगे सॉल्व, नंबर नहीं मिलेगा, उसके जगह पे कट भी सकता है, इसलिए 2 बोला है ना। तो पेपर को अच्छे से पढ़िए कि मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध करके लिखना होगा। मीराबाई कृष्ण भक्त कवि है,
प्रतिमा को क्षमा मांगना चाहिए, हमें सदैव हमेशा परिश्रम करना चाहिए। तो दो जो आपको आए, जरूरी नहीं कि लाइनें से करेंगे, पहला आ रहा है तो पहला कीजिए, चौथा आ रहा है तो चौथा कीजिए, लेकिन दो ही करना है। समझ में आया? चलते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी 12 नंबर क्या पूछा है इसमें, ध्यान रखिएगा, 6 नंबर की बात शुरू होने वाली है। 12 नंबर क्वेश्चन का 3 ठे क में, ख में, ग में 3 ठे मिल के 6 नंबर देगा। ठीक है, कैसे लेंगे ये चीज समझिए। लिखा है ना, वीर रस है, मतलब रस की बात कर रहा हूं, वीर रस अथवा हास्य रस, इस दोनों रस में से जो पेपर में दिया है, इस दोनों रस में से किसी एक ही रस का अस्थाई भाव, साथ ही उदाहरण अथवा परिभाषा भी लिखेंगे, तब जाके आपको 2 नंबर मिलेगा। 2 नंबर कब मिलेगा? जब आप उदाहरण लिखेंगे तो 1 नंबर देगा, साथ में परिभाषा भी लिखेंगे तो फिर 1 नंबर, इसी तरीके से अंक जोड़ के 2 नंबर देता है। तो अच्छे से लिखना है, आप अगर उदाहरण नहीं लिखेंगे तो नंबर 1 कट ही जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है ना बाबू, अलंकार श्लेष्म अथवा लिखा है उत्प्रेक्षा, तो ये दोनों अलंकारों में से किसी एक अलंकार का आप लक्षण लिखेंगे, साथ में उदाहरण परिभाषा लिखेंगे तो फिर 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे है दोहा, ये छंद है बाबू, दोहा अथवा सोरठा, इस दोनों छंद में से किसी एक छंद का साथ में आप मात्रा, लक्षण, उदाहरण, परिभाषा लिखेंगे तो आपको यहाँ से 2-2 नंबर करके सभी से 6 नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से पेपर आएगा। तैयारी आपके ऊपर है कैसे करते हैं, और अगर आप बोलेंगे तो मैं तो करा ही रहा हूँ और एक क्लास डेली दे रहा हूँ, आप लोग पढ़िए, ध्यान समझते रहिए डेली के डेली। 13 नंबर, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संविदा सफाई कर्मी पद पर नियुक्ति हेतु, यानी नियुक्ति हेतु मतलब उस पद पे आप आना चाहते हैं तो संबंधित जनपद के जिला अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। ये पत्र लेखन बोला जाता है, ये पेपर में 6 नंबर का आता है पत्र लेखन। तो देखिए इस पे आपको अच्छे से मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो के नीचे जाएंगे, प्लेलिस्ट अब आपको जारी कर दिए हैं, आराम से वहां पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे पत्र लेखन इसको कर लीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो नीचे एक और ऑप्शन के रूप में मिल रहा है, अथवा कि किसी बैंक की अस्थायी शाखा प्रबंधक को अपनी पुस्तक की दुकान खोलने के हेतु ऋण प्राप्ति के लिए, किस चीज के लिए? ऋण मतलब कर्ज होता है, लोन होता है, एक आवेदन पत्र लिखिए। इस पे लिख सकते हैं, किसी एक चीज पे आपको पत्र लिखना है जो आपको आराम से तैयार हो, आता हो। ठीक, आगे लास्ट इस पेपर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, समझिए। 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित विषयों में से जो आपका सब्जेक्ट टॉपिक नीचे दिया है, इसमें से किसी एक पे, ध्यान रखिएगा, किसी एक पे अपनी भाषा शैली में, अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। और ये जो है आपको 2 + 7 का मतलब 9 नंबर देने वाला है। 2 नंबर आपको रूपरेखा पर मिलेगा बाबू। 2 नंबर जो आप बता रहे हैं, रूप किस चीज पे? रूपरेखा अभी बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। ओ भैया रुक जा, रूपरेखा, रूपरेखा जब आपको उसका देंगे निबंध का ना, तो वहां पे 2 नंबर देगा। इसके बाद 7 नंबर आप उसको हेडिंग लगा लगा के आराम से लिखेंगे, फिर यहाँ पे 7 नंबर, दोनों को जोड़ लीजिए, 9 नंबर तो आराम से मिलेगा। कैसे मिलेगा समझिए, किस टाइप से पूछेगा ये समझिए। पहला है पर्यावरण प्रदूषण, इस पे पेपर में पूछेगा ना कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, इसकी समस्या कैसे आती है, इसको कैसे समाधान किया जाए, यानी इसको कैसे ठीक किया जाए, इस पे हर एक साल पूछा जाता है। बढ़िया से तैयार कीजिए। और इस पे मैं वीडियो बना दिया हूँ, एक वीडियो पर्सनल निबंध पे कैसे याद करें, याद नहीं है फिर भी आप कैसे लिखें, आपको मैं चीजें बताया हूँ उस वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। यहाँ विद्यालय में स्वच्छता शिक्षा का महत्व क्या है, इस पे याद कर लेना, या नहीं याद है तो अगला है शिक्षा का गिरता स्तर, इस पे पेपर में थोड़ा सा इसका चांस है 95%, ये पेपर में आने का चांस है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है आगे बढ़ना और शिक्षा का स्तर है कि गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, इसका मतलब जॉब नहीं मिलने के कारण ये गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। इस पे पेपर में पूछेगा भाई, अच्छे से पढ़ के जाना। यहाँ पे लिखा इंटरनेट लाभ या हानियां, इंटरनेट जो यूज कर रहे हैं आजकल हम लोग, इससे क्या लाभ है क्या हानि है, ये चीजें आपको बस लिखना है, इसके साथ आप यूज करेंगे इसका। भारतीय कृषि एवं विज्ञान, ये 5 निबंध के टॉपिक बताए हैं, सब्जेक्ट बताए हैं। अच्छे से अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका हिंदी में ऐसा ही पेपर आएगा। इतना मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा हिंदी में मेहनत भी नहीं है। आप लोग हार्ड जो सब्जेक्ट है, जैसे आपका केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सभी चीज़ें हैं, मैथ हो गया, बायोलॉजी हो गया, इस पे विशेष ध्यान दीजिए।
हिंदी और इंग्लिश में कुछ ज़्यादा नहीं है, बढ़िया से तैयार कीजिए। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करना पड़ेगा बाबू, ठीक। टेलीग्राम का नाम बता देते हैं, सभी लोग जुड़िए। टेलीग्राम पे सर्च करना पड़ेगा डीके सर क्लासेस। टेलीग्राम पे क्या सर्च करेंगे? डीके सर क्लासेज, ठीक है ना। आप लोग को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। टेलीग्राम पे जैसे ही जाएंगे बाबू, वहां पे डीके सर क्लासेस में ज्वाइन हो जाना है। सेम यही आपको पीडीएफ वहां पे सेंड करेंगे, आराम सॉल्यूशन कीजिएगा। और इसका मतलब मैं सॉल्यूशन फुल वीडियो एक लेकर आने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग कमेंट कीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो ऐसे ही डेली मिलेगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।